हेलो दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विभा ताम्रकार, राजनीति विज्ञान की प्रवक्ता, एक नए वीडियो के साथ पुनः उपस्थित हुई हूँ। यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। आज हम पढ़ाएंगे BA सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर और MA फर्स्ट ईयर का सेकेंड पेपर। आज हम न्यायपालिका से संबंधित चर्चा करेंगे। न्यायपालिका में हम सर्वोच्च न्यायालय पढ़ाएंगे, ये उच्चतम न्यायालय भी इसको कहते हैं। आज इसके बारे में हम आपसे संबंधित चर्चा करेंगे। जैसे भारत की न्यायिक व्यवस्था एकहरी और एकीकृत है, जिसके अंतर्गत सर्वोच्च शिखर पर भारत का उच्चतम न्यायालय होता है। सर्वोच्च शिखर पर भारत का उच्चतम न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय दिल्ली में स्थित है। ये जीके के भी क्वेश्चन रहते हैं, इसलिए हमें ध्यान रखना है कि उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है, तो दिल्ली में। उच्चतम न्यायालय की स्थापना, गठन, अधिकारिता, शक्तियों के विनियम से संबंधित विधि निर्माण की शक्ति भारतीय संसद को प्राप्त रहती है। किसको प्राप्त होती है? भारतीय संसद को। उच्चतम न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 124 में दिया गया है। उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य 30 न्यायाधीश होते हैं। जैसे उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 8 न्यायाधीशों की व्यवस्था संविधान में मूलतः की गई थी। बाद में काम के बढ़ते दबाव को देखते हुए 1956 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय अधिनियम में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 11 की गई। कब? 1956 में। फिर इसके उपरांत 1960 ईस्वी में यह संख्या पुनः बढ़ाकर 14, 1978 में 18 तथा 1986 में 26 हो गई। फिर केंद्र सरकार ने 21 फरवरी 2008 को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या 25 से बढ़ाकर 30 करने का फैसला लिया था। इन न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, यह हमें ध्यान रखना है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निश्चित नहीं की गई है। एक बार नियुक्ति होने के बाद इसका अवकाश ग्रहण करने की आयु सीमा 65 वर्ष है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश साबित कदाचार तथा असमर्थता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत से पारित समवेतन के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाए जा सकते हैं। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को 1 लाख रुपये प्रति माह तथा अन्य न्यायाधीशों को 90,000 रुपये प्रति माह इनका वेतन है। इनकी योग्यताएं रहती हैं कि वह भारत का नागरिक हो, वह किसी उच्च न्यायालय अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में रह चुका हो, किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक वह अधिवक्ता रह चुका हो, या वह राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को न्यायाधीश अवकाश प्राप्त करने के बाद भारत में किसी भी न्यायालय या किसी भी अधिकारियों के सामने वकालत नहीं कर सकता। जब वह इतने बड़े कोर्ट में वकालत कर सकता है तो फिर छोटे मोटे में वह नहीं कर सकता। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का पद तथा गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति लेकर दिल्ली के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय की बैठकें बुला सकता है। अब तक हैदराबाद और श्रीनगर में इस प्रकार की बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। और अब क्या होता है कि उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार कितना है। जैसे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार हुआ, यह निम्न प्रकार का होता है। जैसे भारत संघ तथा एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य उपरांत विवाद हों, भारत संघ तथा कोई एक राज्य या अनेक राज्यों और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद हो, तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार होता है। फिर होता है अपीली क्षेत्राधिकार। अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 3 प्रकार के प्रकरण आते हैं, जैसे संवैधानिक, दीवानी और फौजदारी। अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत एक होता है परामर्शदाती क्षेत्राधिकार। इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह सार्वजनिक महत्व के विवादों पर उच्चतम न्यायालय का परामर्श मांग सकता है, सार्वजनिक विवादों के आधार पर। फिर होता है पुनः विचार संबंधी क्षेत्राधिकार। संविधान के अनुच्छेद 137 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह स्वयं द्वारा कि दिए गए आदेश या निर्णय पर पुनः विचार कर सकता है तथा उचित समझे तो उसमें आवश्यक परिवर्तन भी कर सकता है। एक होता है अभिलेख न्यायालय। इसमें क्या होता है कि यह संविधान के 129
उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है। फिर होता है एक मौलिक अधिकार का रक्षक, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकार का रक्षक होता है। भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक होता है। अनुच्छेद 32 में जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वह सर्वोच्च न्यायालय को विशेष रूप से उत्तरदायी ठहराता है। वह मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए आवश्यक कार्यवाही करे। न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार प्रक्षालेख और उत्प्रेक्षण के लेख जारी कर सकता है। आशा करती हूँ दोस्तों ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा। इस सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित हमने बहुत अच्छी जानकारी दी। ये सब जीके की भी क्वेश्चन होती हैं। धन्यवाद।